गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। होमवर्क डन। क्या क्या दिया था? हाँ, क्रोनोलॉजिकली हमें करने थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। किस किसने किए हैं? सबसे पहला स्टेट कौन सा था? नागालैंड 1963। ओके, उसके बाद मणिपुर ईयर 1972। आगे मेघालय 72, त्रिपुरा 72, सिक्किम। सिक्किम क्या अलग हुआ था आसाम से? सिक्किम तो अलग नहीं हुआ था ना आसाम से। सिक्किम तो पहले किसी और ही नेशन में था। उसको तो हम लोगों ने अमेंडमेंट के थ्रू अपने देश में लेकर आया था। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 34 से हम लोग लेकर आए थे उसको एज एन ऑटोनोमस स्टेट, और 36 से हम लोग उसको लेकर आए थे एज दी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ईयर कितना था उसका? 1975। तो हो गया अपना लास्ट में। और क्या रह गया नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स? अरुणाचल 87, मिजोरम 87। आप बता रहे हो कि आएगा या पूछ रहे हो? अच्छा, डेट्स लिखी हुई हैं आपने? जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी तो स्टार्टिंग में नागालैंड पहला स्टेट था जो अलग हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों इकट्ठे ही एक्ट के थ्रू हम लोगों ने अलग किए थे। और आपका मिजोरम और अरुणाचल एक ही इकट्ठे ही अलग हुए थे आसाम से। डेट्स हमें याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ ईयर ध्यान में रखने हैं। और ईयर भी सिर्फ इसलिए ध्यान रखने के लिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे आता क्रोनोलॉजिकल वाइज। ठीक है, और क्या दिया था? विंड एनर्जी पोटेंशियल। हु इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी विंड एनर्जी पोटेंशियल? तमिलनाडु के पास पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, बट एक्चुअल में है कहां पर? गुजरात। दोनों में फर्क है। पोटेंशियल वाला स्टेट अलग होता है, कैपेसिटी एक्चुअल वाला स्टेट अलग होता है। तमिलनाडु पोटेशियम नहीं, पोटेंशियल। हाँ जी, वैसे गुजरात है लेकिन हो सकता है तमिलनाडु, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, हवा तेज चलती है तो विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाने इजी रहते हैं। ऑफशोर प्लांट्स काफी लग जाते हैं वहां पर। एक तो होता है ना कि आपका जैसे ये कोस्ट है, आपने यहाँ पर लगा दिए पावर प्लांट्स। एक होते हैं जो आपने सी के अंदर जाकर लगाए। सी के अंदर हवा तेज चलती है एज कम्पेयर टू कोस्ट एरिया। अगर आप समुद्र में जाओ तो तेज हवा चलेगी एज कम्पेयर टू लैंड वाला एरिया। तो यहाँ पर पावर प्लांट्स लगाना थोड़ा सा इजी रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अपनी चैलेंजेस हैं इसके भी। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी आपने पाइप्स वगैरह लगाई हैं, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, वो कोरोड हो सकता है अगर आयरन की रॉड्स हैं तो, या फिर फिशेज हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचा सकती है। तो काफ़ी सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑन शोर ही प्रेफर करते हैं, ऑफ शोर प्रेफर नहीं करते। आ जाओ सारे एक बार। ची 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 हो रही है। सभी को क्लैरिटी है कि अच्छा इंडिया का अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज इंडिया टारगेट इन टर्म्स ऑफ ओनली सोलर और विंड एनर्जी? धक्का मार दो उसको फटाफट। हाँ जी, सुनो भाई। सौ गीगावाट है सोलर के लिए और 60 गीगावाट है विंड के लिए। ये तब था जब हमारा टारगेट था 350 मेगावाट, 350 गीगावाट। जब 2022 में हमें 175 गीगावाट अचीव करना था, उसमें से 100 था सोलर और 60 था विंड। होमवर्क लिखो। अब ये टोटल कितना हो चुका है? 500। तो इसमें से 2030 तक हमें विंड में कितना अचीव करना है और हमें सन वाले में कितना अचीव करना है पता करके लेकर आएंगे। ये तो ओवरऑल हो गया ना हमारा।
ठीक है, और क्या दिया था? योजना दी थी याद करने के लिए। सोलर का क्या बता दें? प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है? मुझे लग रहा है कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, बट आई एम नॉट श्योर। मैं चेक करके बता दूंगा। सोलर वाले का है ना, कर लेंगे इसको चेक। और दी थी स्कीम्स। मुझे कौन बताएगा व्हाट आर दी 8 स्कीम्स अंडर पीएम स्वनिधि से समृद्धि स्कीम? कौन बताएगा 8 स्कीम्स कौन सी थी? चेतन बताओगे? नहीं बताओगे? मन नहीं बताने का? ऑप्शंस देख के आता जाएंगे। जो सबसे बेसिक स्कीम्स है इंडिया की, सबसे बेसिक स्कीम्स, मतलब उन स्कीम्स के बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। मैं सिर्फ उनके नाम पूछ रही हूँ आप लोगों से, जो कल मैं बता भी चुकी हूँ। कौन बताएगा? कोई 2-3 तुक्के ही मार दो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और जनधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड का भी कंसेप्ट हम लोग लेकर आए हैं। अभी 6 हो गई। जननी सुरक्षा योजना, जहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आ जाए वहां पर जननी सुरक्षा योजना आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पैसे हैं वो इकट्ठे मिलते हैं दोनों स्कीम्स के। और लास्ट में कौन सा रह गया हमारा? एक एक्ट रह गया जो कि था आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आपके अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज वाला। रहेंगी याद ये 8 स्कीम्स। दिस स्कीम्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और क्या दिया था? हाँ, रेंज ऑफ संत मिसाइल मिली किसी को? अप टू 10 किलोमीटर। ओके, सभी सहमत हैं इस बात से? ठीक है। कौन यूज करेगा संत मिसाइल को? इन्फेंट्री, एयरफोर्स। इन्फेंट्री के लिए थी आपकी MPTAGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। थोड़ा सा हल्का सा फर्क है बस। नाग मिसाइल आपकी स्पेशली फॉर आर्मी, हेलिना इज स्पेशली फॉर एयरफोर्स। ठीक है, और क्या दिया था? और कोई होमवर्क दिया था? किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का डाउट, शंका, परेशानी? पीछे तक आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? ठीक, कोई डाउट नहीं किसी को? चलें आगे। चलो शुरू करेंगे फिर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, a first of its kind is launched in which city of India? गुजरात में है। सिटी कौन सी है? जामनगर है। ओके, क्वेश्चन अब ये है कि ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था WHO? 1948। उस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। उसकी थीम क्या थी? आर प्लैनेट, आर हेल्थ। इसकी डेट क्या है? 7 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? जामनगर, गुजरात। आपको पता है, हल्का सा आइडिया है दिमाग में कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन? एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन: आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। सिद्धा कौन से स्टेट में फेमस है? किस स्टेट से निकली है ये? तमिलनाडु। योगा, योगा के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? पतंजलि।
पतंजलि की सिर्फ मैगी नहीं आती, पतंजलि बंदे का नाम है जिसने योगा की शुरुआत की थी। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एट ऑन 21 जून। चलो, इसका आंसर सभी को क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम एक सेंटर ऐसा बनाएंगे यहाँ पर जहाँ पर इनके रिगार्डिंग जितनी भी हमारी रिसर्च है वो हम कंडक्ट करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं कि व्हेन वी डू मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा बॉडी में जो रिलैक्सेशन है वो आती है, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास? है कोई साइंटिफिक प्रूफ? है या नहीं है? साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास, लेकिन वो एक्चुअल में, और सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है हमारे लिए मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है उसको ही हम लोगों ने देखा है। 0027 किसी की गाड़ी है ना? तो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई योगा करते हैं या फिर कोई हम लोग आयुर्वेद की मेडिसिन लेते हैं, हमारी बॉडी में असर तो करना शुरू कर देती है वो, बट एक्चुअल में उसके रीजंस क्या है वो हमें नहीं पता होता है। हम लोग चीजें ऑब्जर्व करी हैं, हम लोगों ने उसकी रीजंस नहीं दी हैं। दो चीजों में फर्क होता है। आपको चीज कोई भी बहुत पुरानी याद है, आपने ऑब्जर्व किया अपने बारे में कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मेमोरी शार्प क्यों है ये नहीं पता हमें, तो मेडिसिन ने असर दिखाया है बट क्यों दिखाया ये हमें नहीं पता। वही चीज को करने के लिए हम क्या बनाएंगे, अब सेंटर बनाएंगे। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर सेंटर नहीं है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हम लोग ऐसी जो मेडिसिन है उनको कंज्यूम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत ट्रेडिशनल जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उनके बनाई जड़ी बूटियां भी यूज की जाती हैं। चाइना हो गया, जापान हो गया, जहाँ पर आपकी एलोपैथी नहीं चलती वहां पर ये सारी मेडिसिन चलती है। तो इंडिया में कहाँ रहेगा ये? जामनगर, गुजरात, फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस, कि एक्चुअल में मेडिसिन ने काम किया कैसे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ जरा फिर। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन recently seen in news is a meteoroid, comet या फिर none of the above? एस्ट्रॉइड है ये। एस्ट्रॉइड वाले कितने हैं? और किसी को कोई तुक्का मारना हो? कॉमेट वाला है कोई? मीटियोरॉइड वाले हैं। मीटियोराइट और कोई? सर आप बताओ मेरे को। व्हाइट टी शर्ट, हाँ जी, तुक्का। ABCD, जय माता दी। डी, एस्ट्रॉइड। माता खुश नहीं है। आंसर इसका कॉमेट। मैं बोलने ही वाला था। 3 तो आपने रिजेक्ट कर ही दिए थे, चौथा ही रह गया था बस। ये है कॉमेट। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी नासा का जो टेलीस्कोप हम लोग यूज कर रहे हैं, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, उसने ये बताया 2010 में हम लोगों ने इसको डिस्कवर किया था कि ऐसा कोई कॉमेट है। 2010 से लेकर अभी तक हम लोगों ने इससे बड़ा कॉमेट अपनी लाइफ में नहीं देखा है। दिस कॉमेट हैज द लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल द कॉमेट्स। 2010 में ये 2 बंदे थे जिनका ये नाम है, इन 2 बंदों के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज। ठीक बात है, दिस इज ए कॉमेट। अब क्वेश्चन ये है कि जो कॉमेट है वो होता क्या है? कॉमेट किस चीज से बना होता है मुझे कौन बताएगा? रॉक से बना होता है या फिर आइस से बना होता है? दीज आर दी आइसी ऑब्जेक्ट्स। आप लोग लेट क्यों हो इतना? बारिश? हम यूएसए में रहते हैं या हम थार डेजर्ट में रहते हैं? बारिश हमारे लिए है ही नहीं। हाँ, तो कॉमेट किस चीज से बने होते हैं? आइस से बने होते हैं। अब अगर जो चीज आइस से बनी है इवेपोरेट हो सकती है? अगर सीधा कोई भी सॉलिड मटेरियल सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूरी प्रोसीजर को सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। अब अगर कोई भी कॉमेट सन से बहुत दूर है, जैसे होता क्या है नॉर्मली, हमारे ये सन है,
इसके अराउंड एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, तीसरा प्लैनेट ये है। सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है उसका सेंटर एक ही है, सन। तो हम क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इज कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट या कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट हैविंग द सेम सेंटर। जो एस्ट्रॉइड्स है वो भी सेम ही ऑर्बिट फॉलो कर रहे हैं, सेंटर पे सन है। जो कॉमेट्स होते हैं, हर एक कॉमेट ऐसा नहीं होगा ये कॉमेट है ऐसे जा रहा है, दूसरा कॉमेट ऐसे जा रहा है, तीसरा कॉमेट ऐसे जा रहा है। कॉमेट्स हैव नो कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। किसी का ऑर्बिट जो है ऐसे है, किसी का ऑर्बिट ऐसे है। दैट डिपेंड्स कि वो कहाँ से आया है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। समझ पा रहे हैं इस डिफरेंस को दोनों को? अब अगर मान लो कोई भी जो कॉमेट है सन के पास से गुजरता है, ये कॉमेट है आपका जो सन के पास से गुजरेगा, इसका ये वाला पूरा का पूरा ऑर्बिट है। जब ये यहां पर है तब तो इवेपोरेट नहीं होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। जब ये हल्का सा सन के पास आने लगा, इसकी जितने भी आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, गैशियस फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी क्या बन जाएगी, एक टेल बन जाएगी। वो टेल कैसी रहेगी, क्या वो टुवर्ड्स द सन रहेगी या फिर अवे फ्रॉम द सन रहेगी? अवे फ्रॉम द सन, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। ऐसा क्यों है? हाँ जी, आयंस होते हैं। क्वेश्चन ये है कि टेल तो बनती है, वो तो क्लियर है अपने को। टेल अवे फ्रॉम द सन क्यों बनती है, टेल टुवर्ड्स द सन क्यों नहीं बनती? क्वेश्चन ये है। ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल, सोलर विंड की वजह से सन से क्या निकल रही है, सोलर विंड्स निकल रही हैं। और जिस जगह से हवा जाएगी, आपके बाल आगे उड़ेंगे पीछे उड़ेंगे अगर हवा यहां से आ रही है तो? करने की जरूरत नहीं है, नीक स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। तो जहां से हवा आ रही है उसकी ऑपोजिट में ही हमारी टेल बनेगी। तो इसीलिए जो कॉमेट की टेल होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी सन, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी सन। ठीक बात है। तो हमें ये क्लैरिटी है कि एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स की टेल नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर रॉकी ऑब्जेक्ट्स में मेल्ट तो नहीं होते सन की वजह से वो, बट इसकी होते हैं बिकॉज इट हैज दी आइसी ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत दूर से आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है ना आपका, यहाँ पर आपका नेपच्यून खत्म हो गया, लास्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। उसके आगे प्लूटो आता है, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। उसके आगे भी आपका ये आता है हीलियोपॉज, आप लोगों ने सुना होगा हीलियोपॉज। हीलियोपॉज एक ऐसी जगह है, ये पूरी की पूरी सन के चारों तरफ, जहां पर सन की सोलर विंड का जो इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है। सन की जो सोलर विंड्स हैं वो सिर्फ यहीं तक ही जा पाती हैं, इसके आगे किसी और स्टार की जो विंड्स हैं वो आती हैं और आपस में दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। तो दिस इज कॉल्ड हीलियोपॉज। ठीक बात है। इसके भी आगे एक जगह है आपकी ऊट्स क्लाउड, सुना आप लोगों ने इसके बारे में? ऊट्स क्लाउड, इसमें क्या है हमें नहीं पता कुछ भी, क्योंकि है तो ये बहुत दूर। पहली बात तो सन ही हम लोगों से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ये तो फिर भी बहुत ही ज्यादा आगे हम चले गए हैं। यहां पर भेजे ना हम लोगों ने वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, न्यूज में था वॉयेजर 2 नासा के द्वारा भेजा गया, इसने क्रॉस कर लिया है हीलियोपॉज को। थी ये चीज एक साल पहले न्यूज में। तो हीलियोपॉज कौन सी जगह है जहां पर सन के सोलर विंड्स का जो इंटेंसिटी है कि जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, दैट्स द हीलियोपॉज। उसके आगे भी ऊट्स क्लाउड है और बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे हैं पूरे सोलर सिस्टम में जो कि जनरेट होते हैं फ्रॉम दी ऊट्स क्लाउड। इसीलिए इनका जो ऑर्बिट है, जो ये पूरे चारों तरफ चक्कर काटते हैं सन के, ये मिलियंस में होता है। 2 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, इतना होता है इनका टाइम पीरियड, चाहिए सन के अराउंड पूरा घूम जाएंगे। ठीक बात है, क्लैरिटी है सभी को? तो ये क्या है आपका एक कॉमेट। कॉमेट क्या होता है ये भी सभी को क्लैरिटी है? चलो ओके। चलो नेक्स्ट है आपका
वर्ल्ड हेरिटेज डे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, बता देंगे आंसर। हाँ आओ जरा, पहला ऑप्शन क्या है? 18th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक बात है, पेपर में चाहे वर्ल्ड हेरिटेज डे आ जाए, चाहे ये वाला लिखा आ जाए इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, दोनों सेम ही चीजें हैं। थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे, प्रोटेक्ट द हेरिटेज फ्रॉम क्लाइमेट। यस, क्योंकि थीम में चेंज नहीं करती इसलिए मैंने कर दी इस बार, मुझे पता था, आई नो द साइकोलॉजी। सही है, ये यूनिक, यही थीम है, यही थीम है, ये थीम नहीं है, हैं? क्या है फिर थीम चेतन? हैं? इतनी कहाँ याद रहती है, कौन बताएगा? थीम है आपकी, 3-4 ऑप्शन दूं? अच्छा, तो मेरी बारात में आए हो जो तुम कहोगे मैं करूंगी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, किसी को याद है तो बताओ। थीम है इसकी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये वाली नहीं है प्रोटेक्ट द हेरिटेज फ्रॉम क्लाइमेट, कंफ्यूज करने के लिए डाली गई थी ये थीम। ठीक बात है, रहेगी याद। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर थीम आपको नहीं याद है तो आपने याद करनी भी नहीं है, पेपर में आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए कि हाँ इसकी रिगार्डिंग कोई थीम थी, क्लाइमेट की रिगार्डिंग थी, बायोडाइवर्सिटी की रिगार्डिंग थी, हल्का सा आइडिया होना चाहिए बस दिमाग में, और याद हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थीम्स को याद करने में, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, हमारे दिमाग में बहुत कैपेसिटी है। कितने गाने याद है आप लोगों को पता है आपको? कितने गाने याद हैं? पंजाबी भी याद है, इंग्लिश भी याद है, हिंदी भी, तेलुगु वाले बाहुबली के भी, तो दिमाग में बहुत शक्ति है, उसको यूटिलाइजेशन करनी है हमें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 ओनली, थीम लिखेंगे हेरिटेज एंड क्लाइमेट। इंडिया में कितनी साइट्स हैं, कौन सी कल्चरल है, कौन सी नेचुरल है, ये हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, सभी को पता है। चलो आ जाओ। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 17th of April, 14th of April, 15th या 27? 17th of April, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हीमोफीलिया होता क्या है? इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर जहां पर ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, अगर आपको चोट लग जाए कहीं पर तो खून रुकता नहीं है। अदरवाइज विच मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन के। ठीक बात है, चलो, तो इसका आंसर है आपका 17th of April। क्या हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है? ओके। क्या हीमोफीलिया हमारे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के एक्ट में एज अ डिसेबिलिटी काउंट की जाती है? हाँ या ना? ऐसे ऐसे हो रहा है हाँ, under the Act of Rights of Persons with Disability 2019, we have recognized hemophilia as the disability। कोई पर्सन डिसेबिलिटी से अगर ग्रसित है, अगर 60% से ज्यादा है तो उसको मिलता है रिजर्वेशन, देयर इज अ लिमिट। ठीक बात है, चलो, तो इसका आंसर आपको 17th of April। थीम इसकी देख लेंगे हल्की सी, ये है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी, बहुत सारी हैं, याद रखनी है तो रख लो, अदरवाइज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है ये हीमोफीलिया वाली, दे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, सिपरी रिपोर्ट, कितनों ने इसके बारे में सुना है? एक इंस्टीट्यूट है ये जो हर साल रिपोर्ट निकालता है, किसके बारे में रिपोर्ट निकालता है ये? रिगार्डिंग दी मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ एनी कंट्री, कि आपने अपने देश में पिछले सालों में या इस साल में
कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है ऑन जस्ट मिलिट्री। आपने कितने विमान खरीदे हैं, आपने कितने टैंक्स खरीदे हैं, आपने कितना हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, ये सारी जानकारी देता है सिप्री। पढ़ो पहला ऑप्शन, वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग कंटिन्यू टू ग्रो इन 2021, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ 2.1 बिलियन डॉलर्स। 2.1 बिलियन पूरे वर्ल्ड का, कम नहीं है अमाउंट। 2.1 बिलियन तो होता ही कुछ नहीं डॉलर्स में, पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो। दिस इज 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स। पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं आपके ऐसे कि 2.1 बिलियन है, 2.2 बिलियन है, 2.1 ट्रिलियन है। पिछले साल के अगर आपने प्रिंसिपल पेपर देखे हो, आपने ईटीआई का पेपर देखा हो, इन सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। तो दिस इज 2.1 ट्रिलियन डॉलर। 2.1 इंटू 10⁻⁴ कितनी जीरो होती ट्रिलियन में? मिलियन में कितनी होती है? 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12। ठीक बात है। चलो सेकंड ऑप्शन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, राइट। सबसे पहला कौन सा है? यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ रशिया है, यूके है, फोर्थ इज यूके, फिफ्थ इज रशिया। पहले 5 इसलिए में याद करने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अरेंज दी फॉलोइंग कंट्रीज इन दी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। सिप्री में एस क्या है? स्टॉकहोम। क्या ये स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो चलाई जा रही है? क्या फंडिंग तो स्वीडन कंट्री देती है, स्वीडन गवर्नमेंट देती है, या एक एनजीओ है? ये एक एनजीओ है। इट इज एन एनजीओ जिसका जो एक थिंक टैंक होते हैं ना बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ पर नीति आयोग है, सोचने का काम किसका है? नीति आयोग का। आइडिया वो बनाएगा, इंप्लीमेंट मिनिस्ट्रीज करती है। सेम इस तरीके से ये भी है, अ थिंक टैंक एन एनजीओ जो कि पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री स्पेंडिंग को बताता है। टॉप पर कौन है? इंडिया कौन से नंबर पर है? क्या इंडिया पहले के मुकाबले इसका रैंक इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। पहले कौन से नंबर पर था? फोर्थ लार्जेस्ट था पहले इंडिया, पिछले साल के मुकाबले। ठीक बात है। चलो, एक तो ये चीज। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने कितने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं पिछले साल में मिलिट्री स्पेंडिंग के तौर पे? अमाउंट इज, लिखो, अमाउंट इज $76.6 बिलियन। $76.6 बिलियन। रहेगा याद? चलें आगे, चले? चलो थोड़ा जोश से बोलो। अच्छा, आंसर क्या था इसका? डी ऑप्शन, दोनों गलत है। ठीक है, चलो। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? चेनाब। न्यूज में क्यों था? इनॉग्रेशन किया गया है इसका। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। ओके, चेनाब रिवर पर है ये। हमें पता है इंडस वाटर ट्रीटी, IWT, कौन से ईयर में आई थी? 1960। किसने, ऑनलाइन वालों के लिए बोलने दो मुझे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मीडिएट किया था? वर्ल्ड बैंक ने। इसमें 6 रिवर्स थी,
जिसमें से वेस्टर्न रिवर का पानी कौन ले गया था? पाकिस्तान। ईस्टर्न रिवर्स का पानी किसके पास रह जाता? इंडिया के पास। नेम ऑफ वेस्टर्न रिवर्स? इंडस, झेलम, चेनाब। इंडिया वाली रावी, ब्यास, सतलुज। सतलुज इंडिया में कौन से पास से होकर आती है? शिपकीला, जो कि क्या कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज द सोर्स फॉर इंडस रिवर? मानसरोवर लेक के पास ही एक है आपकी बोकारचू लेक, वहां से निकलती है इंडस। रावी कहां से इंडस के बाद झेलम कहां से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग झरना, जो कहां पर है आपका? कश्मीर वाले एरिया में, शालीमार गार्डन के पास। फिर आगे आपकी चेनाब। चेनाब कहां से आती है? चंद्रा एंड भागा, दो रिवर्स है जो कि मिलती हैं हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, जो बनाती हैं आगे जाकर चेनाब रिवर। इंदस, झेलम, चेनाब, सतलुज। रावी, रोहतांग पास, ब्यास, ब्यास रोहतांग पास, ब्यास कुंड है बेसिकली वहां पर, वहां से निकलती है रोहतांग पास के पास। और जो रावी है वो निकलती है कुल्लू हिल्स से, नियर ब्यास कुंड बट नॉट द ब्यास कुंड, कुल्लू हिल्स। ठीक है, चलो, तो अपने को क्लैरिटी है। ये न्यूज में था। तो ये हो गया आपका 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट। अब रतले डैम कौन से रिवर पर है? रतले डैम इज ऑन चेनाब। किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है? किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा रिवर पर ही। वो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम। किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। पकाल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है? चेनाब। पकाल दुल हो गया, रतले हो गया, किशन गंगा हो गया। बगलीहार कौन सी रिवर पर है? चेनाब या झेलम? बगलीहार इज ऑन झेलम रिवर। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ना काफी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि इनसे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंडिया पाकिस्तान का। क्योंकि जब पाकिस्तान ये बोलता है, वर्ल्ड बैंक ने ये बोल दिया है कि आपने इन 3 रिवर्स का पानी यूज नहीं करना है, तो आप इनके ऊपर प्लांट्स क्यों बना रहे हो? क्या सारा का सारा पानी सिर्फ पाकिस्तान यूज करेगा इसका? सिर्फ और सिर्फ 80%, 20% इंडिया यूज कर सकता है फॉर नॉन कंजप्टिव पर्पसेस। नॉन कंजप्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी आप बना लो, पीने के लिए मत यूज करना, इरिगेशन के लिए मत यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। और वो कैसा प्रोजेक्ट बनाओगे आप? जो कि होगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। एक होता है आपका कि आपने डैम बना दिया और पीछे आपने तालाब बना दिया, रिजर्वर क्रिएट कर दिया। आपने इसे क्या किया? उस जगह पर प्रेशर डलवाया है। इट कैन कॉज अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर ओवर द लैंड। एक होता है आपका सिर्फ आपने गेट बनाया है, आपने बस रिवर का जो पानी का फ्लो है वो आपने तेज करा है ताकि टरबाइंस पर वो तेजी से गिरे और इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। तो आपने रिवर के पानी के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं किया। दोज प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। दूसरे कौन से होते हैं? डैम्स होते हैं वो। चले आगे। तो जितने भी जम्मू कश्मीर वाले एरिया से हम लोग डैम बनाते हैं वो सारे कौन से होते हैं? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हु रिसीव्ड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? पीएम नरेंद्र मोदी, सिंगर उदित नारायण, कंपोजर प्यारेलाल और होम मिनिस्टर अमित शाह। ए और कोई है? फैन ऑफ उदित नारायण, फैन ऑफ प्यारेलाल? क्योंकि ये न्यूज में रही हैं लेडी, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी, है ना। इंडिया लॉस्ट वेरी 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 ब्यूटीफुल जेम, तो इसलिए न्यूज में था। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, जो कि पहला ही अवार्ड था। जो किसको दिया गया है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो अच्छे सिंगर हैं,
भाइयों बहनों बहुत अच्छा बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द सेल्फलेस सर्विस। रिकॉर्ड हो रही है। तो क्वेश्चन वैसे ही आता है कि दिस अवार्ड इज गिवन फॉर विच कैटेगरीज, मतलब किसके लिए दिया जाता है। फिजिक्स में अच्छा काम किया है, मैथ्स में अच्छा काम किया है, जिस पर्सन ने काफी अच्छा काम किया अपनी पूरी लाइफ में, समर्पित किया है अपने पूरे जीवन को देश के लिए, उसको दिया जाता है ये वाला अवार्ड। ये पहला ही है, इसलिए न्यूज में काफी है ये। क्या ये अवार्ड गवर्नमेंट देती है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। क्या ये हर साल दिया जाएगा? हर साल याद करेंगे लता जी को? 2 साल में याद करने का क्या मतलब है? एहसान थोड़े कर रहे हैं मुझ पे। आ जाओ। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू हट्टी कम्युनिटी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूज में थी हट्टी कम्युनिटी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि दे आर डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, और सेंटर ने इनकी बात मान ली है कि हम लोग आपको एसटी स्टेटस देने के लिए कोशिश करेंगे और काफी सारा अपना ट्राई भी करेंगे। पहला ऑप्शन, इट इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम उत्तराखंड। ना तो ये एसटी हैं अभी तक, ना ही उत्तराखंड से हैं, ये हैं आपके फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और ये एसटी स्टेटस भी इन लोगों को नहीं दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, दे फॉलो कुंबली which is a traditional council despite the establishment of panchayat raj system in this area। एक पंचायत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, जिसको इतने मेंबर्स रहेंगे, इसका ये काम रहेगा, फंड इसको वहां से आएंगे। ये लोग नहीं मानते इस चीज को अभी भी। पंचायत है यहाँ पर, बट जो एक्चुअल में पावर है, जिसको बोलते हैं डी फैक्टो पावर, इट इज इन दी हैंड्स ऑफ कुंबली काउंसिल, जो कि काउंसिल ऐसी है जो कि एल्डर्स के रिगार्डिंग है। काफी सारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं इसमें बैठते हैं, बट ये हरियाणा खाप पंचायत की तरीके से नहीं है कि कोई बहुत ऑर्डर ऐसे देती है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ये लोगों के द्वारा बनाई गई काउंसिल है, जो कि लोगों को विश्वास है उन लोगों पर कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। तो हल्का सा न्यूज में रहता है कि खुम्बली, अ वर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज रिगार्डिंग विच कैटेगरी या विच जो भी चीज है, आप ध्यान रखें काउंसिल है बेसिकली है। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी हट्टी कम्युनिटी वालों की जो डिमांड है ऑफ बीइंग एसटी कैटेगरी, वो सरकार के द्वारा मान ली जाएगी कुछ ही आगे आने वाले टाइम में। मतलब कम से कम डिमांड वहां तक पहुंच तो गई है अभी, और मान भी लेंगे, ऐसा बोला गवर्नमेंट ने। तो आंसर क्या है इसका? 2 ओनली। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हट्टी कम्युनिटी इज इन विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश। तो जो कम्युनिटी न्यूज में रही सिर्फ वही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, मलचा महल न्यूज में था। मलचा महल दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम लोग बढ़िया से रेनोवेट करेंगे और दोबारा से इसको टूरिज्म के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। तो इसलिए काफी न्यूज में था ये। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। नहीं, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, द फाउंडर ऑफ नो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सैयद। सैयद के बाद लोधी। लोधी वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। स्टार्ट फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, फिर आपके तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। चलो अच्छा, एक तो ये इट वॉज नॉट बिल्ड बाय शेर शाह सूरी, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है ये। थर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को। अगर ऐसा होता तो खस्ता हालत में नहीं होता ये। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फॉल्स।
तो आंसर क्या रहेगा इसका? B2 ओनली। सहमत है सभी? सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्चा मेल इज इन विच यूटी या विच स्टेट, सीधा दिल्ली। न्यूज में काफी है भी ये। चलो नेक्स्ट है आपका, हाँ, गुएन बेरे सिंड्रोम। गुएन बेरे सिंड्रोम न्यूज में है क्योंकि दोबारा से जीका वायरस न्यूज में है। जीका वायरस का एक आप कह सकते हो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, जहां पर जो हमारी खुद की इम्यूनिटी है दैट अटैक्स आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है दैट्स कॉल्ड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउटसाइड दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी की जो मसल मूवमेंट्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हमें डिजीज हो जाए तो हमारा पूरा जो ये पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज नॉट एबल टू रेगुलेट दी मसल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये होता है किस वजह से है, हमारे ही जो इम्यूनिटी है दैट अटैक्स दिस सिस्टम। बोलते हैं इनको ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना, जैसे बालों में हल्का सा पैच पड़ जाता है जहां से जो पर्सन है गंजा होना शुरू हो जाता है। लड़कों की दाढ़ी में हल्का सा पैच आना शुरू हो जाता है। देखिए आपने क्या कंडीशंस ये, दीज आर दी फंगल इन्फेक्शंस, जहां पर जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वही हमें अटैक करनी शुरू कर देती है। ठीक बात है। तो वैसे ही ये वाला सिस्टम भी है, गुएन बेरे सिंड्रोम। पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, रोकना है बीच में। It is a rare condition in which a person's immune system attacks the peripheral nerves. ठीक बात है। Second, it is preceded only by bacterial infection. जरूरी नहीं है, मैं बता के ठीक, फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। मतलब हमारी बॉडी में कोई वायरस, कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया ऐसा बॉडी में चला जाए जो कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कंफ्यूज कर दे कि कौन सी चीज बेटर है मेरी बॉडी के लिए, कौन सी चीज बेटर नहीं है। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी अफेक्टेड, ऑब्वियसली। तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें? सी। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी लोगों ने जीका वायरस के बारे में, जीका वायरस का तो कंफर्म है, जीका वायरस के बाद तो सिंड्रोम होना ही होना है, इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। लेकिन कोरोना के बाद भी, कोरोना वायरस के होने के बाद भी इसकी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि दैट दिस सिंड्रोम कैन अकर इन दी बॉडीज। ठीक बात है। चलें आगे, ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? सी, 1 और 3। चलो नेक्स्ट है, बूम एंड बस्ट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़े नहीं हुए ना ये वाले, आज हल्का सा रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है, लेटेस्ट है ना ये, आए सही बात है, तभी करवा रही हूँ मैं इनको, क्योंकि मुझे पता है पेपर में क्वेश्चन आएंगे इनसे। और आप लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सॉरी बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास, रिविजन का टाइम भी नहीं है अभी तो। चलो बताओ जरा, बूम एंड बस्ट रिपोर्ट न्यूज में इसलिए है क्योंकि, तुक्का ही मार दो कोई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके रिगार्डिंग हो सकती है ये रिपोर्ट? इकोनॉमी के बूम और इकोनॉमी के बस्ट से ना, दोनों ही गलत है ना, ये इसकी रिगार्डिंग है ना, इसने रिलीज करी है WEF ने, वर्ल्ड बैंक ना, GEM ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, डी वाला भी है कोई, सब लगा दो। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो कोल की प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो हो रही है बहुत ज्यादा कम। इलेक्ट्रिसिटी कम बनेगी अगर कोल की प्रोडक्शन कम होगी तो। कट्स आप लोगों ने देखी है, मोहाली वाले एरिया में भी पूरे इंडिया में कट्स लग रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि हमारे पास 3 दिन में कोयला बचा हुआ है तो कुछ कीजिए। और ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये हाल पूरे इंडिया का होने वाला है अगले 2 सालों में, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो पूरे वर्ल्ड में
कोल की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, ये सब किसने बताया है हमें? सी ऑप्शन, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने, अंडर दिस रिपोर्ट बूम एंड बस्ट रिपोर्ट, कि हम लोग जो है कोल के मामले में काफी ज्यादा अब डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। तो अब मौका किस चीज का है? टू इंक्रीज दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जीज। सोलर का यूज करो, विंड का यूज करो, घरों के ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगाओ ताकि घर को तो कम से कम एनर्जी मिले। आपको देखा होगा जितने सोलर पैनल्स अर्बन एरियाज में नहीं है, उससे ज्यादा कई रूरल एरियाज में लगे हुए लोगों के घरों में, क्योंकि उनको पता है बिजली तो आनी है ही नहीं, सुबह 4 से लेकर शाम के 4 बजे तक का कट लगेगा ही लगेगा हर रोज। तो बेटर क्या है, अपने घरों पर ही पैनल्स लगा लो और एनर्जी कंज्यूम करते रहो, स्टोर भी हो ही जाती है वो नॉर्मली, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिजली स्टोर भी तो होती है उससे। ग्रिड में नहीं नहीं, इन्वर्टर्स भी आते हैं उसके लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए आते हैं इन्वर्टर्स, ऑफ ग्रिड वाले भी आते हैं। हाँ, जो आप कह रहे हो वो भी सही बात है, दैट्स कॉल्ड द नेट मीटरिंग, कि आपने जितना यूज करना है आप कर लीजिए, बाकी जो है ग्रिड में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, वो माइनस हो जाता है, आपका बिजली का बिल वैसे आता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। हाँ, वो भी है, लेकिन ऐसे इन्वर्टर्स भी हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। बिजली अगर नहीं है और अगर लाइट भी नहीं है, मानसून आया हुआ है, तो आपने पहले से ही एनर्जी स्टोर करके रखी हो, यहाँ पे जो बिजली पंखे हैं वो चल सकते हैं। एसी नहीं चलेगा बट पंखा चलेगा कम से कम। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसका आंसर क्या है आपका? सी। चलो नेक्स्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनिसेफ, UNFCCC, UNDDR या फिर UNEP? अब कुछ बताया है नहीं, असेसमेंट रिपोर्ट किस चीज की असेसमेंट? क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन की असेसमेंट, या किस चीज की असेसमेंट? ऑप्शन आंसर? UNFCCC, UNDDR? नहीं पता? आंसर इज सी, UNDDR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। पूरा वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो, सारे के सारे जूझ रहे हैं फ्रॉम द डिजास्टर्स। कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी हीट वेव्स चल रही हैं, कभी रेत के तूफान आ रहे हैं। तो जो पूरा वर्ल्ड है वो जूझ रहा है फ्रॉम द डिजास्टर्स। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से 2 फ्रेमवर्क हैं जो कि हम लोगों ने साइन किए थे रिगार्डिंग दी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एक है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई इज अ जगह इन द कंट्री जापान। ये फ्रेमवर्क था स्पेशली कि हम लोग 2005 से लेकर 2015 तक ये कोशिश करेंगे सभी कंट्रीज मिलकर कि जितनी भी डिजास्टर्स हमारे कंट्रीज में आ रही हैं, पहले तो बात हम उनको रोकें। यू कैन नॉट प्रिवेंट अर्थक्वेक, यू कैन नॉट प्रिवेंट सुनामी, बट यू कैन प्रिवेंट फ्लड्स, यू कैन प्रिवेंट ड्रॉट्स, है ना? तो जो डिजास्टर को आप रोक सकते हो वो आपने रोकनी है, उसके लिए कुछ आपने फ्रेमवर्क तैयार किया होना चाहिए कि हम ये चीजें करेंगे। आपने अगर फ्लड्स को रोकना है तो आपको पता है कि जितनी भी रिवर्स के किनारे बसे हुए गांव हैं, आपने उन रिवर्स के बैंक्स के ऊपर क्या लगाने हैं? रेत वाले कट्टे लगाने हैं, या फिर आपने कोई वॉल्स लगा देनी है कि पानी जो है वो घरों के अंदर ना जाए, फ्लो के वहीं पर निकल जाए। आप लोगों ने कुछ वो वीडियोस देखी सुनामी वाली, जहां पर जापान वाले एरिया में सुनामी जब आती है तो कोस्ट पे ना बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स लगी होती हैं, पानी टकरा के दोबारा समुद्र में चला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सुनामी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, कितना मास ऑफ वाटर है, पूरा समुद्र ही आ गया आपके पास, तो कई बार जो दीवारें टूट जाती हैं। तो डिजास्टर अगर आती भी है तो भी आपने अपने आप को अडाप्ट करके रखना हुआ है कि हम लोग अपने आप को बचा लेंगे। जापान में अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, फिर भी बिल्डिंग्स नहीं गिरती उसमें। आप अगर जापान में हो, आप एक बिल्डिंग में टॉप पर खड़े हो, मतलब घर के अंदर खड़े हो, टॉप पर ऐसे नहीं, साथ वाली बिल्डिंग भी उतनी लंबी है, अर्थक्वेक आ रहा है,
साथ वाली बिल्डिंग आपको ऐसी ऐसी होती नजर आएगी, अर्थक्वेक चला गया सीधी हो जाएगी फिर से। तो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जापान हैज। तो डिजास्टर अगर आ भी रही है, आप डिजास्टर को अगर नहीं रोक सकते हो तो अपने आप को आप अडेप्ट कर सकते हो। तो ये लिखा था आपका सेंडाई फ्रेमवर्क में, सभी कंट्रीज की रिगार्डिंग था ये। 2015 के बाद कौन सा आया? उल्टा हो गया, ह्योगो वाला पहला था, ह्योगो फ्रेमवर्क था पहला, और सेंडाई फ्रेमवर्क है आपका अभी रिसेंट वाला 2015 से 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क इज स्पेशली फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर का जो रिस्क है हमारे पास कम से कम होना चाहिए। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज करी है रिसेंटली? अभी UNDDR ने। रहेगा याद? चलें आगे। ये फ्रेमवर्क भी याद रहेंगे, ईयर ध्यान में रखना, नाम ध्यान में रखना, सिटी कौन से एरिया में, कौन सी कंट्री में, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 7 ऑफ अप्रैल, 8 से 15, 16 से 23, 24 से 30। ए 1 to 7 ऑफ अप्रैल, 8 to 15, 8 to 15, और आज तो पूरी केबीसी वाली फील आ रही है मुझे, बस पैसे नहीं देने के लिए। और कोई सी या डी वाला ऑप्शन कोई है? कोई बताएगा सी या डी ऑप्शन? तुक्का ही मार दो यार, क्या पता सही हो जाए। सी मेरा डी ला लो फिर। आंसर इज डी, 24th of April to 30th of April, last week of April. Last week of April is celebrated as the World Immunization Week. अब बात आती है थीम की। थीम क्या है इसकी? जब ये नहीं पता थीम क्यों पूछ रहे हो तुम? पता नहीं तुम्हें? पता नहीं हमें। थीम है इसकी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी जीवित रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारी मंशा है, आकांक्षा है, कामना है। और कुछ और कोई पर्यायवाची बोल दो। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है कि इंडिया में कौन सा प्रोग्राम है जो हम चलाते हैं रिगार्डिंग दी वैक्सीनेशन? मिशन इंद्रधनुष। उसमें कितनी वैक्सीन है हमारे पास? 12। कौन कौन सी हैं? होमवर्क लिखेंगे, विच ऑफ दी वैक्सीन आर इंक्लूडेड अंडर दी मिशन इंद्रधनुष। टोटल 12 है आपकी, DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, TB, पोलियो, ये सारी हैं। ध्यान रखें कौन कौन सी नहीं है। व्हाट इज दी नेम फॉर दी वैक्सीन ऑफ मलेरिया? आप क्या पूछ रहे थे? मॉस्क्यूरिक्स, MOSQUIRIX। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली मनाया है अभी वर्ल्ड मलेरिया डे। होमवर्क लिखो, कब मनाया है? मुझे नहीं याद ना, वरना बता देती मैं। ये डे याद रहेगा, वीक याद रहेगा। कौन मनाता है इस वीक को? WHO। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। उन्नत भारत अभियान, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इसको रिसेंटली कई साल हो गए लॉन्च हुए, इसकी मनाई हम लोगों ने एनिवर्सरी। आओ जरा, किस किस को पता है रिगार्डिंग उन्नत भारत अभियान? किस किसने सुना है इसके बारे में? देखो, ये अभियान बेसिकली वो अभियान है जहां पर, जैसे पता है हमें कि जैसे जो पर्सन IIT में पढ़ रहा है, जो पर्सन IIM में पढ़ रहा है, उसको चीजों के ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। उसको पता है कि जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
उसको ये पता है कि अगर यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो पानी के पाइप्स किस डायरेक्शन में लगने चाहिए, किस लेवल पर लगने चाहिए, किस तरीके से फ्लड को रोका जा सकता है, किस तरीके से आप जो पूरी सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे या फैकल्टी जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता है, दे विल अडॉप्ट एटलीस्ट 5 विलेजेस जहां पर दे विल यूज टेक्नोलॉजी, जहां पर दे विल यूज देयर माइंड कि किस तरीके से इस पूरे विलेज को हम लोग दोबारा से एक रिफॉर्म तरीके से लेकर आ सकते हैं, जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। ठीक बात है। तो ये अभियान उसके रिगार्डिंग है। 2014 में हम लोगों ने इसका लॉन्च किया था, उन्नत भारत अभियान का 1.0 स्टार्ट किया था तब, और 2018 में अप्रैल वाले मंथ में हम लोगों ने लॉन्च किया था उन्नत भारत अभियान 2.0। इस वाले में हम लोगों ने सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया था कि आप पार्टिसिपेट करो, आपकी मर्जी है, आप कोई विलेज में अगर जाकर कोई चीज करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। फंडिंग कौन देगा आपको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस वाले में हम लोगों ने क्या किया, उन्नत भारत अभियान 2.0 में हम लोगों ने बोल दिया कि कम से कम आप लोगों को 5 विलेजेस को अडॉप्ट करना ही करना है, और इनके रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज है उनको आपने इंप्रूव करना है। दैट वाज दी उन्नत भारत अभियान 2.0 वर्जन। क्या ये अभियान है? सभी को क्लैरिटी है? चलो ऑप्शन पढ़ो पहला, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यस, इट कम्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री तो हो गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी? लिखो जरा, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है आपकी आईआईटी दिल्ली, नेशनल कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट फॉर दिस प्रोग्राम इज आईआईटी दिल्ली। Second option, it aims to link the country's higher education institutions with a set of minimum 5 villages. क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या ये प्रोग्राम है? सभी को क्लैरिटी है दिमाग में? न्यूज में ये है क्योंकि इसको 2018 में हम लोगों ने अप्रैल मंथ में ही लॉन्च किया था। टोटल तो कितने हो गए हैं? 4 साल हो गए 2.0 वर्जन वाले को। चलो नेक्स्ट है आपका, अच्छा पूछा गया था आप लोगों से इसमें, इनकरेक्ट, तो आंसर वुड बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत टू बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुल्ली सोलर एनर्जी? पल्ली, हम्पी, दिगंबरपुर, नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन अब ये है कि मतलब क्या होता है कार्बन न्यूट्रल से? हाँ, जितना कार्बन आपने एमिट किया उतना ही कार्बन आप लोगों ने एब्जॉर्ब भी कर लिया। इसमें कार्बन न्यूट्रल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, जिससे सारे घरों को एनर्जी जाया करेगी। तो कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं आएगी जो कि कोल प्रोड्यूस्ड रहेगी। तो अगर एनर्जी आप वो यूज नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप कैसे बन गए? कार्बन न्यूट्रल बन गए। ठीक बात है। चलो, तो ये पंचायत है तो बहुत छोटा एरिया है, ध्यान रखेंगे, पूरा अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं आ गया इसका वो ध्यान रखेंगे। स्टेट तो हाँ जी ये यूटी है, ओके ये यूटी है, इसका डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना, और साथ में इसका जो नाम है पल्ली वो ध्यान रखना, रहेगा याद? स्टेट फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट, कार्बन न्यूट्रल स्टेट तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी हमारे लिए। केरला बना है, चेक कर लेंगे इसको, आई एम नॉट श्योर। लिखो होमवर्क, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, अगर है भी तो केरला है शायद, मैं भी श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, बातें मत करो, होमवर्क लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह
रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि अभी इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है रिसेंटली ही। ऊर्जा प्रवाह ये क्या है, क्वेश्चन ये भी है, ये सबमरीन है कोई, ये फ्रिगेट है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, या फिर नन ऑफ द अबव है? ऊर्जा प्रवाह फ्रिगेट से मतलब नाम है कोई, रिवर, माउंटेन, या फिर सबमरीन में हम लोगों ने वो क्लासेस कर ही ली थी, कालवारी वगैरह, सिंधुमर, चक्र, अरिहंत। इट इज अ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इनको और क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं ऑक्सिलियरी बार्ज। ये बेसिकली क्या होते हैं ना, ये ऐसी शिप्स होती हैं जो कि ना तो यूज होती हैं वॉर के टाइम पर, बट दे एक्ट एज द असिस्टेंट फॉर द कॉम्बटेंट शिप्स। कि कोई फ्यूल खत्म हो गया है, कोई वेपन्स डिलीवर करने हैं, लोगों को यहाँ से वहां लेकर जाना है, उस केस में ये वाली जो शिप्स हैं वो यूज की जाती हैं। हाँ जी, पेट्रोलिंग के लिए भी यूज होती है, बिल्कुल। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, कोई इंडिया के वाटर्स में एंटर ना कर जाए, वो सब के लिए भी यूज की जाती है। तो ये पेट्रोल वेसल भी है एक तरीके से आपका। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ऊर्जा स्रोत। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं रिसेंटली, उसका नाम है ऊर्जा स्रोत, हिंदी में सोर्स बोलते हैं जिसको। 2017 से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कम पड़ रहे थे हमारे पास, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा और लेकर आया है। दैट्स द नेम ऑफ ऊर्जा प्रवाह। रहेगा याद न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसको अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, कमीशन किया गया है। कहां पर रहेगा ये शिप? इट विल बी इन गुजरात। दिस विल बी इन गुजरात का भारूच एरिया है, सुना होगा आप लोगों ने, भरूच। आप जब वो पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया, तब आप भरूच पढ़ोगे, वहां पर कोस्ट ऑफ गुजरात। बातें मत करो, यहां देखो, पहला कौन सा था, ऊर्जा स्रोत था, अब ऊर्जा प्रवाह है। चलो आ जाओ जरा, और ये क्या है पता लग गया सभी को? चलो, रायसीना डायलॉग सुना इसके बारे में, तो काफी न्यूज में रहता है ये रायसीना डायलॉग। पढ़ो पहला ऑप्शन, impassioned, impatient, imperiled is the theme of the Raisina Dialogue 2020-22। क्योंकि इतना तो मैं दिमाग नहीं लगा सकती कि मैं 4 नए वर्ड ढूंढ के लेकर आऊं, तो दिस मे बी करेक्ट। ये भी तरीका है बेसिकली एक ये पता करने का। आपको पेपर में एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है बेसिकली। सेकेंड, MEA and ORF organizes this conference. The chief guest of the event was European Commission President Ursula von der Leyen. है चीफ गेस्ट का नेम था, प्रेसिडेंट यही है। अच्छा ओके, कितनों को पता है कि चीफ गेस्ट थे या नहीं थे ये? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हमें कितना पता होना चाहिए था, दूसरे वाला ऑप्शन पता होना चाहिए था हमें। बाकी ये सब जो है ये आपके लिए सप्लीमेंट्री है। MEA प्लस ORF इन दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाती है रायसीना डायलॉग। हर साल करवाते हैं। एनुअल इवेंट है या बाइनियल इवेंट है? ये एनुअल इवेंट है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये है क्या, मतलब डायलॉग तो है, अब ये है क्या चीज? ये एक ऐसी मीटिंग है जहां पर पूरे वर्ल्ड में जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल, जियो जोग्राफिकल, इन सभी के बारे में की जाती है चर्चा कि क्या चाइना बहुत ज्यादा उछल रहा है, उसको रोकना चाहिए हमें, क्या इंडियन ओशन में जो ट्रेड है वो हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हमें मलक्का स्ट्रेट को सभी कंट्रीज के लिए ओपन कर देना चाहिए, किस तरीके से पैसिफिक ओशन में हमारी रीच बढ़ानी चाहिए हमें, हाउ कैन इंडिया बी दी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इस मीटिंग में।
जहां पर सभी कंट्रीज की जो कोलैबोरेशन है वो देखी जा रही है। ठीक बात है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। कब से शुरू हो चुकी है ये? फर्स्ट कब हुई थी? 2016 में। 16, 17, 18, 19, 20, अब की बारी है 7th मीटिंग हुई है। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, सरमत, a new ICBM is launched by which country? USA, रशिया, चाइना या फिर यूक्रेन? रशिया लग रहा है, रशिया ही आंसर है। एक और मिसाइल न्यूज में काफी रही थी, नेपच्यून मिसाइल न्यूज में रही थी, सुनिए आप लोगों ने? नेपच्यून मिसाइल किस कंट्री की थी ये? यूक्रेन की। नेपच्यून में यू है, यूक्रेन में भी यू है। ऐसे तो बहुत सारे कर लेना लोगों ने अब, चलो कोई बात नहीं। नेपच्यून है यूक्रेन की, सरमत है रशिया की। इट इज ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है? अराउंड 10,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर्स। इंडिया का ICBM कितना था? 5500 से 6,000। ये ट्रिपल है, 10,000 से 18,000 किलोमीटर। ये ऐसी मिसाइल है जो कि अर्थ के दोनों पोल्स पर जा सकती है, अंटार्कटिका तक भी और आर्कटिक तक भी, रशिया अगर लॉन्च करना चाहे इसको तो। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है MIRV। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये मिसाइल है आपकी, दीज आर दी इंजन्स, ये मिसाइल है और यहाँ पर आपके क्या रखे हुए हैं? पेलोड्स। ऐसे ही होता है। एक तो होता है इसमें कि वन टाइप ऑफ पेलोड, जो मिसाइल है ऊपर जाएगी और जो पेलोड है वो नीचे गिरा देगी और डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगी। एक होता है कि आपने एक मिसाइल में क्या रख दिए हैं? 10 पेलोड्स रख दिए हैं जो हवा में जाएंगे, इंजन अलग अलग हो जाएंगे पूरे मिसाइल से। लास्ट में जो पेलोड्स हैं वो क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऐसे 10 की फॉर्म में नीचे आएंगे। दिस इज कॉल्ड MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। अदरवाइज होता क्या है, मिसाइल में हम लोग एक ही पेलोड रखते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देयर कैन बी 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स, जो कि जब मिसाइल लॉन्च की जाएगी तब ये इकट्ठे ही नीचे गिरेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। री एंट्री का मतलब क्या होता है इसमें कि एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है ना हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर दोबारा से री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो दीज आर कॉल्ड द री एंट्री व्हीकल्स। इंडिपेंडेंट है एक अपने आप से, ये जो पेलोड है वो अलग है इस वाले से, इसको पता है कहाँ जाना है, उसको पता है कहाँ जाना है। और मल्टीपल मतलब मोर देन वन। हमारे यहाँ पर जो अग्नि 6 है उसमें हम लोगों ने ये लॉन्च करने की कोशिश करी है MIRVs। ये जो MIRVs हैं वो इसके लिए ट्रू हैं, सरमत के लिए। दे आर इंटीग्रेटेड विद दीज काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। समझ पा रहे हैं इस चीज को? पेपर में क्वेश्चन आता है MIRV की फुल फॉर्म, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। इंडिया में है ये आपके अग्नि 6 के पास। अग्नि 5 हम लोगों ने टेस्ट किया था बट उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि है या नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसका आंसर है आपका बी, रशिया। ये सरमत है, सम्राट नहीं, ध्यान रखना। सम्राट सुन के इंडिया मत लगा देना, कैसे नाम तो इंडिया ही रखता है। Fincluation, a platform for increasing the financial inclusion for the people living in remote or rural areas. Options RBI, SEBI, IPPB या फिर none of the above. IPPB, Indian पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक बात है। ये है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मान लो आपके पास कोई आइडिया है कि हम ना ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा,
कि वो लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल पर बैठकर ही अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं थ्रू आपका पोस्ट ऑफिस। एक ऐसी ऐप बना दो आप, जो आपकी ये वाली ऐप IPPB की ऐप, ये बहुत चलती नहीं है, ये बहुत हैंग होती है, मतलब आप इसको रिफ्रेश करते रहो, ये खुलती ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि मैं एक ऐसी ऐप बनाना चाहती हूँ, या फिर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसकी वजह से वो लोग जो कि रहते हैं रूरल एरियाज में, उनकी ज़िंदगी बन जाती है सरल, तो आपको हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको हम लोग फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करेंगे, आपके पूरे आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। तो जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, फिनक्लूवेशन प्लेटफॉर्म। नाम से क्लियर है, फिनक्लूवेशन का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस इनोवेशन। और सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए है, जो कि रहते हैं रिमोट या फिर रूरल एरियाज में। ठीक बात है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट आ जाओ जरा, सांस कैंपेन सुना होगा आप लोगों ने। सांस कैंपेन लॉन्च किया गया है रिसेंटली अभी बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका ने लॉन्च किया, ये न्यूज में इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने लॉन्च किया। सांस ऑप्शन, डेंगू, निमोनिया, जीका वायरस या ऑल ऑफ दी अबव। निमोनिया, ओके। फुल फॉर्म लिखो जरा सांस की। सोशल, इसमें लिखी नहीं हुई, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। निमोनिया में हमारे कौन से ऑर्गन पर अटैक होता है, लंग्स पर। क्या सिर्फ और सिर्फ वायरस इसको अफेक्ट कर सकता है, लंग्स को? वायरस कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, फंगाई कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है, निमोनिया हमें काफी सारे एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगाई हो। तो इट इज दी मल्टी एजेंट डिजीज। ठीक बात है। क्या इसके रिगार्डिंग वैक्सीन है? वैक्सीन है इसके लिए हमारे पास, यस, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दी इंद्रधनुष मिशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, शिंकुला पास टनल। शिंकुला, ला और पास एक ही मतलब होता है, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। तो शिंकुला टनल क्या है बेसिकली, पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, इट विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। यस, ये अभी बननी शुरू नहीं हुई, पहली बात तो ये जुलाई में बननी शुरू होगी, ये 2025 तक बनने का इसका टारगेट है। सेकेंड ऑप्शन, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। यस, BRO comes under which ministry? Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, MOD के अंडर नहीं आती BRO, MHA के अंडर आती है। चेक करना जरा, मिनिस्ट्री ऑफ, चेक कर लो, मुझे डिफेंस याद है क्योंकि मैं थोड़ा सा श्योर भी हूँ कि डिफेंस ही होनी चाहिए। MHA, चलो तो आंसर इज MHA। BRO कम्स अंडर MHA मिनिस्ट्री। मैं फिर भी श्योर रही हूँ, मैं खुद चेक करूंगी एक बार। सेकेंड, थर्ड, इट विल कनेक्ट HP एंड लद्दाख। सही बात है, ओके ठीक है। तो तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। ये वर्ल्ड की बनेगी सबसे हाईएस्ट टनल, जिसका नाम है शिंकुला। हाइट लिखेंगे इसकी 16,580 फीट, 16,580 फीट, अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट योजक। इस टनल को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है दैट इज प्रोजेक्ट योजक। योजना से योजक बना है बेसिकली।
चलो, तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक बात है, रहेगा याद। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, बीआरओ। रोड ट्रांसपोर्ट तो नहीं है फॉर श्योर, वो तो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, बीआरओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मुझे याद है इसलिए मुझे हल्का सा कंफ्यूजन था। श्योर हो आप लोग जिन्होंने बताया अभी ये? बीआरओ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार फटाफट। बातें मत करो, डिफेंस हो चाहे एमएचए हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, घर जाके फर्क पड़ेगा। एक तो मुझे नाम नहीं पता। नीली टी शर्ट, फोन्स कर दो ऑफ अपने। जब मैं बोलूं कि चेक करो तब चेक कर लिया करो, चैट मत किया करो बैठ के। ये फोन खुली गया, रिप्लाई कर ही देते हैं, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा। क्वेश्चन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हैं जी? मनोज पांडे, मनोज नारवाणे, सूरज मुकुंद, नन ऑफ द अबव। मनोज पांडे या मनोज नरवाणे? पांडे जी, नरवाणे जी भी थे पहले, थे, उन्हीं को रिप्लेस किसने किया है? मनोज पांडे जी ने। ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। सीधा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। पेपर में अगर दिख जाए तो चौंकना मत, आ सकता है ये। आ जाओ नेक्स्ट। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज में था ये। पहला पढ़ो स्टेटमेंट। द टैग इज गिवन बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। कहाँ फूड, कहाँ ट्री? सही बात है, कहाँ फूड कहाँ ट्री? यही फूड यही ट्री। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लॉन्च्ड बाय UNFAO। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। हैदराबाद इज एट द फर्स्ट रैंक एंड मुंबई इज एट द सेकेंड रैंक। हैदराबाद तो फर्स्ट है, मुंबई भी फर्स्ट है। मुंबई और हैदराबाद दोनों को इकट्ठा ही रैंक दिया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। फर्स्ट रैंक आया है इसमें इनका, दोनों का ही। तो आंसर क्या रहेगा इसका? A1 ओनली। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया। 2026 की पूछ रही हूं मैं। कितने सालों बाद होता है कॉमनवेल्थ गेम्स? 26 में अगर 2022 में भी होना चाहिए, वो कहाँ होगा? यूके में होगा, यूके बर्मिंघम वाला एरिया। और 2026 वाले होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर वुड बी ए, ऑस्ट्रेलिया। आ जाओ नेक्स्ट है आपका। वेयर इज द माधवपुर मेला इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? माधव किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। कृष्ण जी को पेपर आ रहा ना पास, इसलिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? अब कृष्ण जी थे कहां से? बिहार से थे, यूपी। द्वारका सिटी कहां पर थी? गुजरात में। तो द्वारका से याद रखें कृष्ण जी को, क्योंकि माधवपुर मेला में याद रखना है। ठीक बात है, तो आंसर वुड बी गुजरात रहेगा इसका आंसर सी। फेस्टिवल क्या है? बेसिकली वही है कि कृष्ण जी की और रुक्मिणी की जो शादी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। बोला जाता है कि इसी दिन पर इनकी शादी हुई थी काफी सालों पहले। ठीक, क्लैरिटी है सभी को? चलो यहां पर हमारा खत्म होता है अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ के हम लोगों ने काफी सारे MCQs किए हैं। हमारा अभी तक दिसंबर हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 5 मंथ्स हम लोग कवर कर चुके हैं।
अभी हमारे कितने और पड़े हैं? हमें कितने करने चाहिए नॉर्मली वैसे? 10 कर लेते हैं, मतलब फॉर द सेफ साइड 10 कर लेते हैं। 5 हो चुके हैं, 5 और कर लेंगे, अगले 10 दिन आपकी क्लास और लगेगी कम से कम। मन आया तो अगले टोटल 12 भी करवा सकते हैं अगर मन हुआ तो, या फिर लगा कि पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो दैट डिपेंड्स। मतलब कम से कम 10 दिन तो आपकी क्लास लगेगी ही लगेगी। और इसमें किसी को कोई डाउट? होमवर्क सभी को पता है? तो हम मिलेंगे कल 10 बजे। थैंक यू सो मच।